आइए पूनिया फार्मेसी कोचिंग में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम बात करेंगे डोजेज फॉर्म रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग अब्जॉर्प्शन और कोशिश करेंगे क्वेश्चन के साथ में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो। और पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द गिवन इज ए फर्स्ट इवेंट इन द सीक्वेंस ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन फ्रॉम टेबलेट। यानी एक ड्रग का अब्जॉर्प्शन जिसको हमने टेबलेट फॉर्मुलेशन के अंदर बनाया है, इसकी पहली स्टेप क्या होगी इसके अब्जॉर्प्शन सीक्वेंस में। तो जैसे ही एक टेबलेट लेंगे, पहली स्टेज होगी टेबलेट जिन ग्रेन्यूल से बनी है उनमें ब्रेक डाउन होगी, जिस स्टेप को क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन। तो पहली स्टेप डिसइंटीग्रेशन होगी, तो राइट आंसर ए होगा। और उसके बाद में ये जो ग्रेन्यूल जिन पार्टिकल से बने हैं उनमें ब्रेक होंगे, जिस टर्म को हम बोलते हैं डी एग्रीगेशन। उसके बाद डी एग्रीगेशन होगा, उसके बाद ये पार्टिकल जो हैं वो डिजोल्व होंगे, जिसको आप क्या बोलेंगे, डिजोल्यूशन होगा। और देन नेक्स्ट स्टेज क्या है, डिजोल्व होने के बाद ये आपके जीआईटी सिस्टम या अब्जॉर्प्शन साइट से ये अब्जॉर्व होगी। तो लास्ट स्टेज इसका क्या है, अब्जॉर्प्शन। तो राइट आंसर इज ए। देन क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है, विच ऑफ द गिवन एक्सिपिएंट में रिटार्ड का मतलब होता है डिक्रीज ड्रग डिजोल्यूशन इफ एडेड इन एक्सेस इन टेबलेट डोजेज फॉर्म। यानी एक टेबलेट को बनाते वक्त यदि हमने कोई एक एक्सिपिएंट जो एक्सेस में लिया है तो ड्रग का डिजोल्यूशन रिटार्ड होता है, कम होता है, वो कौन सा है। तो यहाँ आपको राइट आंसर जो है लुब्रिकेंट होंगे, क्योंकि लुब्रिकेंट जो हैं वो ऑयली नेचर के होते हैं। हम ऑयल्स को भी लुब्रिकेंट के तौर पे काम में ले सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं स्टीरिक एसिड या स्टेरिक एसिड के जो मेटालिक साल्ट हैं, कैल्शियम स्टीरेट, मैग्नीशियम स्टीरेट, इनको लुब्रिकेंट के तौर पे काम में लेते हैं। और टेबलेट फॉर्मुलेशन के दौरान यदि हमने लुब्रिकेंट को एक्सेस अमाउंट में लिए हैं और वो ऑयली नेचर के हैं, तो ड्रग का जो डिजोल्यूशन है उसको डिक्रीज करेंगे, रिटार्ड करेंगे। तो आंसर इज सी। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, यदि आप डाइल्यूएंट लेंगे और यदि वो वाटर सोलेबल है तो ड्रग के डिजोल्यूशन को वो रिटार्ड तो नहीं करेगा। यदि बाइंडर भी आपका हाइड्रोफिलिक वाटर सोलेबल है, वो भी ड्रग के डिजोल्यूशन को कम नहीं करेगा। और डिसइंटीग्रेंट की अमाउंट, डिसइंटीग्रेंट आपको पता हो खुद ही वाटर सोलेबल नेचर के होते हैं, और डिसइंटीग्रेंट की अमाउंट यदि ज़्यादा करेंगे तो ड्रग का डिसइंटीग्रेशन और डी एग्रीगेशन फास्ट होगा, तो ऑब्वियसली ड्रग का डिजोल्यूशन भी क्या होगा, फास्ट होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सी। देन क्वेश्चन नंबर 3, जनरली ड्रग आर अब्जॉर्ब्ड इन। तो यूजुअली या जनरली ड्रग आर अब्जॉर्ब्ड इन, जैसे ही कोई हम ड्रग लेंगे और जैसे हमारे जीआईटी सिस्टम में पहुंचेगा या किसी भी अब्जॉर्प्शन साइट पे पहुंचेगा, तो ड्रग सॉल्यूशन में आने के बाद में ये आयनिक फॉर्म और अनआयोनाइज दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और इनके बीच में इक्विलिब्रियम रहेगा। और यदि ड्रग अब्जॉर्प्शन साइट पे जितनी ज़्यादा अनआयोनाइज होगी उसका अब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि आयनिक और अनआयोनाइज दोनों ही सॉल्यूशन में हैं, यानी ये वाटर सोलेबल हैं। अब इनमें से जो ड्रग लिपिड सोलेबल ज़्यादा होगी वो क्या है, इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को ज़्यादा क्रॉस करेगी। तो अनआयोनाइज्ड ड्रग कंपेरेटिवली लिपिड सोलेबल होती हैं, जबकि आयनिक ड्रग जो हैं वो वाटर सोलेबल ज़्यादा होती हैं। तो ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगी तो इसका अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। हालांकि एक्सेप्शन सब जगह हैं, लेकिन आपको एक कॉमन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना। तो यूजुअली ड्रग कौन सी फॉर्म में अब्जॉर्ब होती है, तो आप कहेंगे अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ड्रग का अब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है, पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ ए लिपोफिलिक ड्रग। मैं आपको बताऊं कि पार्टीशन कोफिशिएंट का मतलब ये होता है ड्रग की ऑयल में सॉल्बिलिटी, ड्रग की ऑयल में सॉल्बिलिटी अपॉन ड्रग की वाटर सॉल्बिलिटी। इनका जो रेशियो है, ड्रग की रिलेटिव सॉल्बिलिटी इन ऑयल अपॉन वाटर, इस रेशियो को ड्रग का पार्टीशन कोफिशिएंट बोलते हैं। यदि आपको यहाँ देखो O/W लिखा हुआ है, यानी ड्रग की ऑयल में सॉल्बिलिटी अपॉन वाटर सॉल्बिलिटी। यदि नहीं लिखा हो तो आपको यही फॉर्मूला मानना है कि ऑयल बाय वाटर सॉल्बिलिटी ऑफ ए ड्रग। तो यहाँ आपको पता है यदि ड्रग ऑयल में सोलेबल ज़्यादा हुई और वाटर में सोलेबल कम हुई, तो ये जो P है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
पार्टिशन कोएफिशिएंट की वैल्यू यानी ऑयल सॉल्बिलिटी अपॉन वाटर सॉल्बिलिटी और ड्रग ऑयल में सोलेबल ज़्यादा हुई तो ये पी की वैल्यू मोर देन 1 आएगी। इसलिए आप कहेंगे लिपोफिलिक जो लिपिड सोलेबल ड्रग हैं उनका पार्टिशन कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 होगा। यदि इसका उल्टा पूछे तो आप कह सकते हैं ड्रग यदि वाटर में सोलेबल ज़्यादा होती तो ये नीचे वाली अमाउंट ज़्यादा होती तो ये रेशियो जो है वो लेस देन 1 आता, और यदि पार्टिशन कोएफिशिएंट की वैल्यू लेस देन 1 है तो ड्रग क्या है, वाटर सोलेबल है। और वाटर सोलेबल ड्रग को हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं। तो दोनों चीज़ों को याद करेंगे, लिपोफिलिक ड्रग के लिए पार्टिशन कोएफिशिएंट मोर देन 1 होता है और जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है उनके लिए पार्टिशन कोएफिशिएंट की वैल्यू लेस देन 1 होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, ड्रग शो फास्टर रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन फ्रॉम विच डोजेज फॉर्म, यानी ड्रग का कौन सी डोजेज फॉर्म से फास्ट अब्जॉर्प्शन होता है। तो देखो कैप्सूल दिया है, टेबलेट दिया है, इसके बाद में बाकी ऑप्शन शुगर कोटेड टेबलेट और सॉल्यूशन। और आप जानते हैं ड्रग सॉल्यूशन से फास्टली अब्जॉर्ब होगी और उसका कारण क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन फॉर्म में किसी ड्रग को लेंगे तो डायरेक्टली उसको क्या है, कोई डिजोल्व नहीं होना, डायरेक्टली उसको क्या है, अब्जॉर्ब होना है, उसमें डिजोल्यूशन स्टेप क्या है, अब्सेंट होगी। जबकि यदि ड्रग को किसी सॉलिड डोजेज फॉर्म में लेंगे जैसे कि टेबलेट है, कैप्सूल है, तो यहाँ इसका डिसइंटीग्रेशन होगा, फिर इसका डिजोल्यूशन होगा, तो टाइम लगेगा। देन क्वेश्चन नंबर 6, what advantage can be obtained with buffered aspirin tablet, यानी एस्प्रिन की सिंपल टेबलेट की बजाय यदि बफर्ड एस्प्रिन टेबलेट लेंगे तो क्या एडवांटेज होगा। तो याद रखना कि जैसे ही मैं बफर्ड एस्प्रिन टेबलेट लेऊंगा और ये मेरे जीआईटी सिस्टम में पहुंचती है, स्टमक की पीएच एसिडिक है और आपकी टेबलेट एस्प्रिन भी क्या है, एसिडिक है। ये जो बफर है ये करीब 6.8 पीएच को मेंटेन करेगा। तो जैसे मैं बफर्ड एस्प्रिन टेबलेट लेऊंगा और इसके अंदर एस्प्रिन के अलावा 6.8 पीएच का फॉस्फेट बफर है जो इसके सराउंडिंग की पीएच को, आप जानते हैं स्टमक की पीएच एसिडिक है, ड्रग भी एसिडिक है और एसिडिक ड्रग एसिडिक पीएच पे डिजोल्यूशन उसका कम होगा। लेकिन जैसे ही बफर्ड एस्प्रिन टेबलेट ली और ये इस टेबलेट के चारों तरफ का जो माइक्रो इन्वायरमेंट है इसकी पीएच को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बेसिक मेंटेन करेगा। और बेसिक पीएच होने की वजह से एस्प्रिन एक एसिडिक ड्रग, उसका डिजोल्यूशन होगा और डिजोल्यूशन बढ़ेगा तो इंक्रीज डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन बढ़ेगा तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी क्या है, वो इंक्रीज होगी। और इसके अलावा इस ड्रग के साथ में गैस्ट्रिक इरिटेशन, क्योंकि सिंपल एस्प्रिन लेंगे गैस्ट्रिक इरिटेशन और अल्सरेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी। बफर्ड एस्प्रिन टेबलेट के साथ में ये गैस्ट्रिक इरिटेशन और अल्सरेशन टेंडेंसी क्या होती है, लेस होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए ग्रेनुलेटिंग एजेंट इन टेबलेट फॉर्मुलेशन। तो ग्रेनुलेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास में एक ड्रग है उसका पाउडर है और ये उसके पार्टिकल हैं, और यदि मैं इसमें ग्रेनुलेटिंग एजेंट ऐड करूंगा तो इसके अंदर ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाएंगे और ऐसे क्या बन जाएंगे, कई सारे पार्टिकल एग्रीगेट होके क्या बना देंगे, ऐसे ग्रेन्यूल बना देंगे। तो ग्रेनुलेटिंग एजेंट बोलिए या ग्रेनुलेटिंग एजेंट जो है इसको बाइंडिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। तो ये ग्रेनुलेटिंग और बाइंडिंग एजेंट इन पार्टिकल को आपस में जोड़ के एग्रीगेट करके और इसका क्या है, इस तरह से ग्रेन्यूल बनाता है। तो ये क्या इंप्रूव करता है, प्रमोट कोहेसिव कॉम्पैक्ट, यानी लाइक पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो ये एक जैसे पार्टिकल को आपस में बाइंड करके उसके ग्रेन्यूल बनाता है। तो ग्रेनुलेटिंग एजेंट कोहेसिव कॉम्पैक्ट या कोहेसिवनेस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी हुआ। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है विच टेबलेट हैव लॉन्गर डिसइंटीग्रेशन टाइम। तो सबका डिसइंटीग्रेशन टाइम आपको पता होना चाहिए। अनकोटेड टेबलेट या इनको सिंपली कॉम्प्रेस टेबलेट बोल सकते हैं। इनका डिसइंटीग्रेशन टाइम मैं आपको बता दूं, इनका 15 मिनट होता है। विद इन 15 मिनट ये डिसइंटीग्रेट हो जानी चाहिए। उसके बाद फिल्म कोटेड जो है इनका डिसइंटीग्रेशन टाइम विद इन 30 मिनट बोलते हैं। शुगर कोटेड का 60 मिनट होता है और आपकी इंटरिक कोटेड जो टेबलेट है इनका 3 आवर होता है, 3 आवर होता है, या इसको 2+1 बोल सकते हैं। यानी
इंटरी कोटेड टेबलेट 2 आवर के अंदर कोई भी डिसइंटीग्रेशन का साइन शो नहीं करेंगी, लेकिन 2 आवर के बाद में 2 से 3 आवर के बीच में ये डिसइंटीग्रेट हो सकती, तो इसको कलेक्टिवली 3 आवर बोलते हैं। तो यहाँ लॉन्गर डिसइंटीग्रेशन टाइम किसका है? इंटरी कोटेड टेबलेट का। तो राइट आंसर इज डी। देन क्वेश्चन नंबर 9, बायो अवेलेबिलिटी ऑर्डर ऑफ मोस्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम डिफरेंट डोजेज फॉर्म इज। तो डिफरेंट डोजेज फॉर्म से यूजुअली ड्रग्स का बायो अवेलेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? तो देखिए, मोस्ट बायो अवेलेबल ड्रग कौन सी फॉर्म से होती हैं? सॉल्यूशन। तो मैंने डायरेक्टली सॉल्यूशन ले लिया। उसके बाद नंबर आता है इमल्सन, देन सस्पेंशन और कैप्सूल। इस ऑर्डर को याद करना है। ड्रग आर मोस्टली बायो अवेलेबल फ्रॉम विच डोजेज फॉर्म, ये क्वेश्चन कई बार आता है, आप सॉल्यूशन कहेंगे। और ऑर्डर की बात करें तो सॉल्यूशन की मैक्सिमम, उसके बाद इमल्सन, उससे कम सस्पेंशन, उससे कम कैप्सूल, इसके बाद यदि कोई होता तो हम इसको टेबलेट लिख देते। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉर सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग फ्रॉम टेबलेट डोजेज फॉर्म। यानी सिस्टमिक अवेलेबिलिटी का मतलब ड्रग की ब्लड में जो अवेलेबिलिटी है, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर कितनी ड्रग पहुंचेगी यदि ड्रग को आपने टेबलेट डोजेज फॉर्म में लिया है, तो इस पहुंचने के अंदर कौन कौन सी इवेंट्स होंगी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ड्रग को आपने टेबलेट डोजेज फॉर्म में यदि फॉर्मुलेट किया है तो ऐसे केस में पहली स्टेज जो है टेबलेट का डिसइंटीग्रेशन होगा। उसके बाद ये ग्रेन्यूल जो है वो फाइन पार्टिकल में ब्रेक होंगे, जिसको आप डीएग्रीगेशन बोलते हैं। उसके बाद में इसका क्या होगा, ये सॉल्यूशन में आएगी, जिसको आप क्या बोलेंगे, डिजोल्यूशन। और फिर अब्जॉर्ब होगी तो उसको आप परमिएशन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन है, फिर उसके बाद में डीएग्रीगेशन है, डिजोल्यूशन है, देन लास्ट में परमिएशन या अब्जॉर्प्शन है। तो इस सीक्वेंस को आप देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, डिसइंटीग्रेशन, डीएग्रीगेशन, डिजोल्यूशन, देन परमिएशन, या इसको आप अब्जॉर्प्शन भी लिख सकते हो। तो इस तरह से ये इवेंट्स 1 बाय 1 जो है वो होती।